তোমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। बांग्लादेश के क़याम की असल वजह जो आज तक बताई सुनाई और समझाई जाती है, क्या वाकई दुरुस्त है या फिर ये नज़रिया दुरुस्त है कि शेख मुजीबुर रहमान की तहरीक आज़ादी में महरूमी का अंसर नुमाया था? फ़ौज की सिविल मामलात में मुदाखलत और मार्शल लॉ ने क्या किरदार अदा किया? और आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिनके बाइस पाकिस्तान अपने क़याम के सिर्फ 24 साल में ही टूट गया? 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान अपने क़याम के 24वें साल में ही दो लख्त हो गया, यानी हुर्फ़े आम में टूट गया। 18 दिसंबर 1971 इस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का एक बयान भारतीय और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग़ पर शह सुर्ख़ी के साथ शाया हुआ था, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने दो कौमी नज़रिया खलीज बंगला में डुबोकर हमेशा के लिए गर्क कर दिया। इनका ये बयान कहने को तो पाकिस्तान की असास और नज़रिए पर काली ज़रब है, लेकिन हकीकत के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा ही हुआ और इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क टूट गया। पाकिस्तानी फ़ौज पर 30 लाख अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगता है। पाकिस्तानी फ़ौज पर 2 लाख बंगाली ख़वातीन के रेप का भी इल्ज़ाम लगता है। फिर दुनिया देखती है कि पाकिस्तान फ़ौज की मौजूदगी में किस तरह भारतीय दस्ते ढाका शहर में दाखिल होते हैं और हज़ारों पाकिस्तानी अफवाज जनरल नियाज़ी की क़यादत में हथियार डाल देती है। 93,000 Pakistan soldiers surrendered to the Indian Army on the 16th of December in 1971 at Dhaka. कैसे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली बंगाली कौम के नौजवान सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी परचम उतार देते हैं और कैसे ये नया परचम नए सूरज की तरह तलू हो जाता है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि एहसास महरूमी की ये कहानी 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। बंगालियों का एक मुतालबा बंगला ज़बान का फ़रोग़ था, लेकिन अक्सरियत होने के बावजूद बंगालियों को इससे महरूम रखते हुए उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। दरअसल क़याम पाकिस्तान के बाद जब 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने उर्दू को बतौर वाहिद सरकारी ज़बान करार देकर पूरे मुल्क में नाफिज करने का ऐलान किया, तो मशरिक़ी पाकिस्तान के अवाम ने इसे कबूल करने से इसी वक्त इनकार कर दिया था। इनका मौक़िफ़ था कि अगर सिर्फ उर्दू को ही सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज किया गया तो मशरिक़ी बंगाल के पढ़े लिखे अफराद एकदम अनपढ़ हो जाएंगे, यूँ वो अहम सरकारी ओहदे हासिल करने में नाकाम रहेंगे। और इनका ये मुतालबा 100% दुरुस्त था, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास लॉबी ने बंगालियों को दीवार से लगाने की कोशिश की और बंगाली ज़बान को स्कूल और डाक टिकट से हटाया गया। फिर बहरिया में भर्ती के इम्तिहानों से बंगाली नौजवानों को अलग किया गया, जिसके खिलाफ 11 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेजों के तलबा ने यौम एहतजाज भी मनाया। और ये बात तारीख में रकम हो गई कि बंगालियों से नफरत का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के सिर्फ एक साल बाद ही सामने आ गया था। इस वाक़े के बाद 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा और मशरिक़ी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस उर्दू को बतौर कौमी ज़बान राइज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया। इसी दिन एक और सानिहा हो गया। पुलिस ने ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा पर गोलियां बरसा दीं और कई तलबा मारे गए। इन अमवात ने बंगाली अवाम में फैले इश्तियाल और गम गुस्से को और भी बढ़ावा दिया। सकूत ढाका की दूसरी बड़ी वजह गैर मसावी तरक्की भी करार दी जाती है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरिक़ी पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ 40 लाख थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में शामिल चारों सूबों की मजमूई आबादी भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा न थी। ये बात सब जानते थे कि बंगाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पढ़ी लिखी कौम थी, लेकिन हुकूमत सिविल सर्विस और फ़ौज में जब भी भर्तियों की बारी आती तो सिर्फ मगरबी हिस्से के लोगों की तादाद को ज़्यादा रखा जाता और बग़ैर किसी कोटा सिस्टम बंगालियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ये तासुर आम हो गया था कि बंगालियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और फिर जनरल अयूब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में शुरू होने वाले 3 बड़े मंसूबों ने इस तासुर पर यकीन की मोहर लगा दी, क्योंकि नए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तामीर और मंगला डैम और तरबेला डैम का मंसूबा सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के लिए था, और इन भारी मालियत के मंसूबों से मशरिक़ी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 से 1968 के दरमियानी 3 साल का अरसा वो था कि जब बंगालियों की एहसास महरूमी
اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے صرف 16% جبکہ مغربی پاکستان میں 75% بجٹ صرف ہوتا تھا۔ اور پھر عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب کی آواز پر بنگالیوں کا لبیک کوئی انہونی نہیں رہا۔ فوج، جسے پاکستان کا سب سے بڑا منظم اور قومی ادارہ قرار دیا جاتا ہے، یہ ادارہ بھی پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجوہات میں شامل رہا۔ جنوبی ایشیا کے فوجی امور پر کئی کتابوں کے مصنف اسٹیفن پی کوہن اپنی کتاب پاکستان آرمی میں لکھتے ہیں کہ فوج میں مشرقی بنگال کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کے خلاف فوج کے اندر مزاحمت تھی اور بنگالی افسران اور سپاہیوں کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی۔ آزادی کے بعد مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں کو آرمی کی یونٹس میں باقاعدہ طور پر جگہ دی گئی، مگر بنگالیوں کے لیے قانون الگ تھا۔ اسی حوالے سے ایئر مارشل ذوالفقار علی خان اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی تصدیق کر چکے کہ جب اپریل 1967 کو میں ڈھاکہ پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی کچھ اور تھی۔ ڈھاکہ کا بیس مغربی پاکستان کے کسی بھی بیس جیسا نہیں تھا۔ وہاں کوئی سہولت نہیں تھی، صرف ایک فائٹر اسکواڈن تھا، جبکہ 3 اطراف سے بھارتی حملے کی زد میں رہنے والے پورے مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لیے 22 یا 20 طیارے تھے اور بس۔ بنگالیوں کے لیے سول انتظامیہ کے امور بھی محدود رکھے گئے تھے، اور تاریخ میں یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ بنگالیوں پر عدم اعتماد کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے 4 گورنر جنرلوں میں سے صرف ایک خواجہ ناظم الدین کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ اسی طرح 1971 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والے 7 میں سے 4 وزیر اعظم اقلیتی علاقے مغربی پاکستان سے تھے، اور اکثریت کے باوجود صرف 3 وزرائے اعظم مشرقی حصہ سے تعلق رکھتے تھے، جن میں خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرہ اور حسین شہید سہروردی کا تعلق مشرقی پاکستان یا بنگال سے تھا۔ بنگالیوں کو فوجی مداخلت اور سول معاملات میں زور زبردستیاں بھی پسند نہ تھیں، لیکن قیام پاکستان کے صرف 11 سال بعد ہی 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لا جنرل ایوب خان نے لگایا، اور ان کا تعلق بھی مغربی پاکستان سے تھا۔ انہوں نے اپنے 11 سالہ دور اقتدار میں کبھی بھی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے کسی فوجی یا کسی سیاسی شخصیت کو اپنے کچن کیبنٹ تک کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے تمام خاص آدمیوں کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ 1970 کی الیکشن کا وقت آ گیا۔ قیام پاکستان کے صرف 24 سال بعد 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں پہلی بار ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہونے والی حلقہ بندیوں کے ذریعے 300 نشستوں پر مشتمل نئی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے لیے 162 جبکہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیے 138 نشستیں مختص کی گئیں۔ اس الیکشن میں 28 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، اور مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 160 جبکہ مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے صرف 81 نشستیں حاصل کیں۔ عوامی لیگ نے اس انتخاب میں کل ڈالے گئے ووٹوں میں سے 39.2% جبکہ پیپلز پارٹی نے صرف 18.6% ووٹ حاصل کیے تھے، اور دنیا پر یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ پاکستان میں عوامی لیگ کے سب سے بڑا سویلین طاقت اور اس کا لیڈر شیخ مجیب الرحمان ہے۔ لیکن جنرل یحییٰ نے اسمبلی کا پہلا اجلاس 3 مارچ 1971 کو بلانے کا اعلان کیا، مگر شیخ مجیب کو حکومت بنانے سے روکنے کے لیے یہ اجلاس مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حقیقت یہ بھی ہے کہ 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ فوجی حکومت نے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس کے 160 منتخب اراکین میں سے 76 کو غدار قرار دے کر نااہل کر دیا تھا۔ اس اقدام سے عوامی لیگ کے منتخب اراکین کی تعداد کم ہو کر 84 رہ گئی۔ جنرل یحییٰ نے اپنے اقتدار کو طول دینے اور ایک ہنگ پارلیمنٹ تشکیل دینے کی خواہش کے زیر اثر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے 76 اراکین کو غدار ڈکلیئر کر کے نااہل کرنے سے خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جماعت اسلامی کی سربراہی میں 6 پارٹیوں نے فوجی آمر کی آشرباد سے ان خالی نشستوں پر اپنے مشترکہ امیدوار کھڑے کیے، جنہیں 11 نومبر کو بلا مقابلہ منتخب قرار دے دیا گیا۔ اس دوران مشرقی پاکستان میں فوج اور مکتی باہنی کے درمیان جھڑپیں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھیں، جبکہ بھارت کی فوج بھی عملی طور پر مکتی باہنی کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئی تھی۔ 3 دسمبر کو مغربی پاکستان کے محاذ پر بھی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دنیا بھر کے صحافیوں کی بڑی تعداد
ढाका में जंग के आगाज से मौजूद थी। हफ्ता 4 दिसंबर पहली बार ढाका पर एयर स्ट्राइक होती है। रात को ढाका पर बमबारी के बाद एक यतीम खाने के मलबे में लाशों का अंबार था। यहाँ 4 दिसंबर की बमबारी में इतने लोग मारे गए कि तादाद आज तक किसी को नहीं पता। अलबत्ता ये इल्ज़ाम पाकिस्तान फ़िज़ाए पर आयद होता है और नतीजा ये निकला कि इसी दोपहर तक बंगालियों का गुस्सा अरूज पर था और पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ इश्तियाल बढ़ने लगा। बमबारी के बाद लोग शहर के मरकज़ से महफूज मकामात की तरफ जाना शुरू हो गए और इन्हें यह लग रहा था कि पाकिस्तानी तैयारे अब इन्हें निशाना बनाएंगे। इसी दिन ये इतला भी थी कि इस वक्त मैदान जंग में पाकिस्तानी फ़ौज को असले, ईंधन और खुराक की शदीद कमी का सामना है और मज़ीद सप्लाई का कोई इम्कान नहीं रहा। लिहाजा बंगालियों की बका इसी में है कि वो भारतीय फ़ौज को खुशामदीद कहें और जिनके दिलों में अब भी पाकिस्तान की मोहब्बत है वो इसे निकाल दें। यही वो वक्त था जब अफवाहें थी कि पाकिस्तान जंग हार चुका और भारतीय फ़ौजें बस कुछ ही देर में ढाका पहुंच जाएंगी। जुमेरात 9 दिसंबर को रेड क्रॉस की कोशिश से पाकिस्तान और इंडिया के फ़ौजी सरबराहान ढाका के 5 स्टार इंटर कॉन्टिनेंटल होटल को न्यूट्रल जोन करार देने में कामयाब हो जाती है ताकि दोनों ममालिक के जंगी तैयारों में से कोई भी इस मकाम पर बमबारी ना करे। बाद में यही वो मकाम बनता है जहां गैर मुल्की सहाफ़ी, सफारतकार और पाकिस्तानी गवर्नर समेत पाकिस्तानी सिविल अमला और इनकी फैमिलीज पनाह लेती हैं। हफ्ता 11 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे ढाका एयरपोर्ट पर बमबारी की इत्तलाआत मिलती हैं। इसी दिन पाकिस्तानी फ़ौज की कमान संभालने वाले जनरल नियाज़ी अचानक इसी होटल में आ जाते हैं और इनके आने से ये तासुर पैदा हो जाता है कि भारत अभी ढाका में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि जनरल नियाज़ी अपनी कार में आते हैं और बहुत ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ढाका पाकिस्तान था और पाकिस्तान रहेगा। मैं अपने ऊपर से टैंक भी गुजार दूंगा। आप मेरा मुर्दा या जिंदा जिस्म देखेंगे, लेकिन भारत के सामने हथियार नहीं डालेंगे। जब वहां पर मौजूद बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी जनरल नियाज़ी से सवालात करते हैं कि इंडियन आर्मी आपसे चंद कदम दूरी पर है और आप लोगों ने बॉर्डर की बजाय अंदरूनी शहर को महाज क्यों बना लिया, तो जनरल नियाज़ी जवाब में कहते हैं कि इन्हें आने दो, हम तैयार हैं। जितनी जल्दी आएँ इतना अच्छा है। वो आते क्यों नहीं, इन्हें आने दें। फिर जनरल नियाज़ी वहां से रवाना हो जाते हैं। अगले दिन इतवार 12 दिसंबर को बरतानवी फ़िज़ाइये का एक त्यारा हरकुलिस बमों से बने घड़ों के बीच में रनवे के एक टुकड़े पर उतरता है और तकरीबन 400 गैर मुल्कियों में से पहले औरतों और बच्चों को जहाज़ में लेकर रवाना हो जाता है। यहाँ ये बात काबिल गौर थी कि ये जहाज़ ऐसे वक्त लैंड करता है जब रनवे पहले ही बमबारी में तबाह हो चुका था, लेकिन जब लैंडिंग होती है और दोबारा टेक ऑफ होता है तो इस वक्त कोई बमबारी नहीं होती। पीर 13 दिसंबर जनरल नियाज़ी एक बार फिर अचानक एक सड़क पर नमूदार होते हैं और जब इनसे दरियाफ्त किया जाता है कि जनरल साहब जब इंडियन यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, तो इनका जवाब होता है कि हम आखिर तक लड़ेंगे। सहाफ़ी दोबारा इनसे पूछते हैं कि क्या वो मशरूत सरेंडर के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इत्तलाआत हैं कि दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान सरेंडर की बातें हो रही हैं। तो वो जवाब देते हैं कि नो सर, हम जीते हैं या मरते हैं। अगला दिन मंगल 14 दिसंबर की दोपहर तक मशरिकी पाकिस्तान की सिविल इंतजामिया ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी सिविल दफ्तर गवर्नर हाउस खाली हो गया था और वो जल रहा था। वो इंडियन तैयारों से दागे गए रॉकेटों का बराह रास्त निशाना था। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नर को किसी तरह इस इलाके से निकाल दिया जाए। बुध 15 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे जंग को 12 दिन मुकम्मल हो चुके थे। पाकिस्तानी फ़ौज की कमान जनरल नियाज़ी के पास ही थी और अब ढाका में मौजूद बैनुल-अक़वामी सफारती मिशन का अमला इस बात की तस्दीक कर रहा था कि दिल्ली और इस्लामाबाद में कोई मुआहिदा हो चुका है। पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालने पड़ेंगे, मगर जनरल नियाज़ी कहते थे नहीं, हम क्यों हथियार डालें। बुध की सुबह 10:20 पर अचानक खबर मिली कि याह्या खान हथियार डालने का हुक्म दे चुके हैं, बल्कि उन्होंने कल शाम 4 बजे ही इस पर इत्तफाक कर लिया था। अब ये होगा कि सिविलियन हुकूमत के फ़ौजी मशीर फरमान अली हुकूमत के साबिक़ अरकान से मिलेंगे और हथियार डालने के मुआहदे के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो जाकर जनरल नियाज़ी से मिलेंगे और इन्हें जनरल याह्या खान का हुक्म मानने के लिए कहेंगे। जुमेरात 16 दिसंबर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जॉन कैली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हथियार डालने की खबर की तस्दीक हो जाती है। जनरल नियाज़ी की कमांड में लड़ने वाली फ़ौज के 56,400 जवान और अफसरान ने भारत की फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए। जंग अज़ीम दोम के बाद जंगी कैदियों की तादाद के लिहाज से ये हथियार डालने का सबसे बड़ा वाक़या था।
مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے نتیجے میں پاکستان رقبے اور آبادی کے لحاظ سے امت مسلمہ کی سب سے بڑی ریاست کے اعزاز سے محروم ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔